राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भारत में बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाता है। मिर्गी मस्तिष्क की एक चिकित्सीय स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप असमय दौरे पड़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिर्गी को मस्तिष्क की पुरानी गैर संचारी बीमारी के रूप में वर्णित किया है, जो आवर्तक दौरे की विशेषता है। सांख्यिकीय रूप से 100 लोगों में से एक में यह विकार विकसित होता है और यह छोटे बच्चों और वृद्ध लोगों में अधिक आम है। तो आइए मिलते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमृत बंसोड़ से हमारी इस खास पेशकश में। नमस्कार। नेशनल एपिलेप्सी डे यानी राष्ट्रीय मिर्गी दिवस विशेष में आज नागपुर से सुप्रसिद्ध मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमृत बंसोड़ सर हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं मिर्गी रोग संबंध में और उनकी जटिलताओं के विषय में विशेष चर्चा में। सर, आज नेशनल एपिलेप्सी डे है। यह मनाने के पीछे का क्या उद्देश्य है और इसको लेकर जो जन जागृति है उसमें हम कहां तक सफल हो पाए हैं? नमस्कार। 17 नवंबर ये नेशनल एपिलेप्सी डे इस रूप में मनाया जाता है और इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों में एपिलेप्सी यह 4 नामों से जानी जाती है: मिर्गी, फिट्स, अपस्मार और झटके की बीमारी। इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता लोगों में पहुंचाई जा सके, इसलिए यह डे नेशनल एपिलेप्सी डे के नाम से मनाया जाता है। सर, आम लोगों के लिए अगर आसान भाषा में बात की जाए तो एपिलेप्सी यह रोग क्या होता है? एपिलेप्सी यह एक बीमारी है, ब्रेन से संबंधित बीमारी है। ब्रेन में जो सबसे छोटा यूनिट होता है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन की हाइपर एक्साइटेबिलिटी अर्थात न्यूरॉन का जरूरत से ज्यादा वर्क करना, जिसके कारण कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और उसी लक्षणों को हम सीजर या कन्वल्शन कहते हैं। जब बार बार ऐसे लक्षण किसी मरीज में दिखाई देते हैं तब हम उसे एपिलेप्सी या बीमारी से पीड़ित है ऐसा कहते हैं। तो यह बेसिकली ब्रेन से संबंधित एक बीमारी है। सर, अगर हम कारणों की बात करें तो एपिलेप्सी होने के पीछे के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? एपिलेप्सी मुख्यतः 2 कारणों से होती है, जिसे मैं 2 ग्रुप में डिवाइड करना चाहूंगा। नंबर 1, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अर्थात ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ बदलाव हो जाना, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉटिंग, ब्रेन इन्फेक्शन या ट्रॉमा, चोट के कारण ब्रेन में कई क्षति पहुंच जाना, जिसके कारण न्यूरॉन की हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है और मरीज को झटके आने लगते हैं। दूसरा जो ग्रुप है उसे हम फंक्शनल अर्थात जेनेटिक बदलाव के कारण मरीज में कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस होते हैं कि मरीज को एपिलेप्सी की बीमारी होती है। तो यह 2 मुख्य कारण होते हैं, नंबर 1 स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम और नंबर 2 फंक्शनल प्रॉब्लम, बेसिकली जेनेटिक एपिलेप्सी। सर, अगर हम लक्षण की बात करते हैं तो एपिलेप्सी में क्या मुख्य लक्षण ये एपिलेप्सी के पेशेंट में देखने को मिलते हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर एपिलेप्सी को अगर आपको ट्रीट करना है, उससे अगर आपको पूरी तरह से क्योर होना है तो उसे अर्ली डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए उसके लक्षण सामान्य जनता में इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो इसके लक्षण जो होते हैं, इसमें अनियंत्रित तरीके से हाथ और पैरों में झटके आने लगते हैं, हलचल होने लगती है, हाथ पैर टाइट होते हैं, अकड़न आ जाती है। उसके साथ में उनमें अपरोलिंग ऑफ आईज अर्थात आंखें ऊपर चढ़ जाती है। फ्रॉथिंग फ्रॉम माउथ अर्थात मुंह में झाग या फेना आने लगता है। उसके अलावा टंग बाइट अर्थात जबान कट जाती है। उसके अलावा क्लेंचिंग ऑफ टीथ अर्थात दांत पे दांत बैठ जाते हैं, जिसे हम दांतकुड़ी बैठना भी कहते हैं मराठी में। और उसके अलावा इनकंटिन्यूअस ऑफ यूरिन अर्थात कपड़ों में पेशाब हो जाना। साथ ही साथ में अनरिस्पॉन्सिवनेस अर्थात जब ये झटका आता है मरीज को तो पेशेंट जब हम उनसे कुछ भी सवाल पूछते या उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसे हम अनरिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ लक्षण अगर हमें सिम्टम्स अगर हमें दिखाई देते हैं तो समझिए मिर्गी के लक्षण है, एपिलेप्सी के लक्षण है। सर, अगर हम निदान संबंध में बात करें तो ये कैसे निदान हो पाता है, इसका ये कैसे डायग्नोज हो पाता है कि इस व्यक्ति को एपिलेप्सी है या फिर मिर्गी है?
एपिलेप्सी को डायग्नोसिस करना है तो इसमें डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। इसे दो तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट डायग्नोसिस जो रहता है क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी मरीज के लक्षण देखकर हम पता कर सकते हैं कि मरीज को किस तरह के एपिलेप्सी है, और उसके कुछ प्रकार भी होते हैं। जैसे कि अगर सिर्फ एक पार्ट में अगर कुछ मूवमेंट हो रही है तो उसे हम फोकल एपिलेप्सी कहते हैं। पूरे शरीर में अगर झटके आ रहे हैं तो उसे हम जनरलाइज एपिलेप्सी कहते हैं। कुछ छोटे बच्चों में अगर आप देखते होंगे पढ़ाई के समय वो स्टेरिंग लुक देखते हैं, एक तार देखते रहते हैं, आंखों में उनकी फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होती है और अनरिस्पॉन्सिवनेस रहता है, यानी उनको कुछ सवाल पूछो तो जवाब नहीं देते, इसे हम एब्सेंस एपिलेप्सी कहते हैं। उसके अलावा कभी कभी काम करते करते अचानक हाथ से कुछ चीज छूट जाती है, जिसे हम मायोक्लोनिक एपिलेप्सी कहते हैं। जैसे जर्की मूवमेंट जिसको हम कहते हैं उसे मायोक्लोनिक एपिलेप्सी भी कहा जाता है। उसके अलावा अचानक से स्वभाव में परिवर्तन आना और फिर नॉर्मल हो जाना, ये फ्रंटल लोब एपिलेप्सी के फीचर्स होते हैं। अचानक से किसी साइड में सेंसर यानी झुंझुनाट होना और फिर ठीक हो जाना, ये पैराइटल लोब एपिलेप्सी के फीचर होते हैं। विजन संबंधी, दृष्टि संबंधी कोई लक्षण दिखाई दे और फिर नॉर्मल हो जाए, ये ऑक्सीपिटल लोब से संबंधित एपिलेप्सी हो सकती है। तो ऐसे जो क्लिनिकल सिम्टम्स जो होते हैं मरीज के, उसके ऊपर से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि मरीज को किस प्रकार का एपिलेप्सी है। उसके साथ साथ हम कुछ टेस्ट भी करते हैं जिसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो इसमें मुख्यतः दो इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं। नंबर 1 ईईजी, जिसे हम सामान्य भाषा में ब्रेन मैपिंग भी कहते हैं। तो इससे पेशेंट के फंक्शनल प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है। और दूसरी जो जांच है वो एमआरआई ब्रेन, जिससे हमें ब्रेन के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है। तो दो जांचें बहुत महत्वपूर्ण है, नंबर 1 एमआरआई ब्रेन और नंबर 2 है ईईजी। ये तो हुई निदान संबंध में बात है। अब हम जानते हैं कि सर अगर हम उपचार की बात करें तो इसके ऊपर किस प्रकार का उपचार उपलब्ध है? मिर्गी की बीमारी को, एपिलेप्सी को हम पूरी तरह क्योर भी कर सकते हैं। 70% मरीजों में ये पूरी तरह से कंट्रोल में आके उसे हम क्यूरेबल भी यानी क्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी हम उसे डायग्नोस करेंगे प्रॉपर ट्रीटमेंट से, ट्रीटमेंट दो तरह से करते हैं मुख्यतः। नंबर 1 हम मेडिसिन का इसमें इस्तेमाल करते हैं। कुछ मेडिसिन, ग्रुप ऑफ मेडिसिन जिसे हम एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन कहते हैं, वो मरीज को दी जाती है। और ये मेडिसिन पेशेंट स्पेसिफिक होती है, पुरुषों में अलग होती है, महिलाओं में अलग होती है, बच्चों में अलग होती है, और एपिलेप्सी के प्रकार के हिसाब से भी मेडिसिन अलग होती है। और प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन से ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ब्रेन एक्सपर्ट की सलाह इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ कुछ मरीजों में जैसे 20 to 30% मरीज होते हैं उसमें मेडिसिन से आराम नहीं मिलता है, वो रिफ्रैक्टिव ग्रुप ऑफ एपिलेप्सी, उसमें प्रॉपर इवैल्यूएशन, डिटेल इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम कुछ पेशेंट में सर्जरी का भी इस्तेमाल करते हैं। सर्जरी से, ऑपरेशन से भी कुछ एपिलेप्सी को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से हम मेडिसिन, सर्जरी से हम एपिलेप्सी का इलाज कर सकते हैं। सर अगर हम रोकथाम और बचाव संबंध में बात करें तो कैसे इस रोग का रोकथाम हो सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है? इसमें एपिलेप्सी के बीमारी में कुछ बातें बहुत जरूरी है, क्या करें और क्या ना करें। तो इसमें क्या करना चाहिए मरीजों ने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉक्टर की सलाह से ही ट्रीटमेंट करें। उसके बाद में रेगुलर फॉलोअप करें, रेगुलर दिखाते रहे। मेडिसिन के बारे में डॉक्टर्स को बताएं कि कोई मेडिसिन को साइड इफेक्ट हो रहा हो, कोई उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा हो, तो वो सब चीजें ओपनली डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करें, ताकि ट्रीटमेंट में कॉम्प्लायंस बहुत जरूरी है। रेगुलर मेडिसिन यानी समय पर मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ कुछ चीजें और जरूरी, जैसे कि नींद पूरी लेना बहुत जरूरी है, और खाना, डाइट भी बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर मरीज ने ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ क्या ना करें, एपिलेप्सी के मरीजों ने हाइट यानी ऊंचाई के ऊपर अकेले नहीं जाना चाहिए। फायर और वाटर, इससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। साथ ही साथ वो ड्राइविंग ना करे। 6 महीने से लेके 1 साल तक की वो कम से कम ड्राइविंग से दूर रहे। जब डॉक्टर्स उनको अलाउ करें तभी वो ड्राइव कर सकते हैं। अदरवाइज इसी एपिलेप्सी के अटैक के कारण झटके के कारण एक्सीडेंट होने का बहुत डर रहता है, तो इसलिए ऐसे काम ना करें। साथ ही साथ एडिक्शन जैसे अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, तो ये अवॉइड करें। और नागपुर और विदर्भ रीजन में एक एडिक्शन और है जिसे हम गुटखा भी कहते हैं, तो ये गुटखे को अवॉइड करें, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे देखे हैं कि कुछ केमिकल के सेवन के कारण गुटखा लेप्सी यानी गुटखा खाने के बाद में झटका आना, ऐसे भी कुछ केसेस नागपुर में मिले हैं। तो गुटखे का सेवन ना करें। तो इस तरह से हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर, कुछ जो चीजें हम अगर करते हैं तो उससे हम होने वाले अटैक को रोक सकते हैं। सर मिर्गी को लेकर कई मिथ्स भी है। अक्सर देखा गया है कि
पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ता है और उस वक्त लोग उसके आसपास भीड़ जमा कर लेते हैं और उसे जूता सुंगाते हैं, उसे और बहुत सारी चीजें सुंगा कर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये किस हद तक सही है? नहीं, ये पूरी तरह गलत है। सबसे पहली बात कि मिर्गी की बीमारी ये ब्रेन की बीमारी है, ये कोई जादू टोना या भूत प्रेत की बाधा नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक कि हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक कि हम इस तरह के जो अनसाइंटिफिक वे है ट्रीटमेंट के उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, जैसे प्याज सुंघाना हो गया, जूते मुंह के पास लेके जाना, चम्मच डालना, ऐसी चीजें ना करें, इससे पेशेंट को हानि हो सकती है। हमें ध्यान इतना देना है, जब भी एपिलेप्सी का अटैक आए तो हमें करना क्या है कि मरीज को एक करवट में करना है, उसकी पीठ को थपथपाना है और हमें इंतजार करना है कि झटका कब रुकता है। अगर झटका रुकने में देरी होती है, ये लगातार आता रहता है, तो तुरंत उसे एडमिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एपिलेप्सी के अटैक में 2 से 3 मिनट में ये झटका अपने आप रुक जाता है, पेशेंट होश में आ जाता है। उसके बाद ही पेशेंट को कुछ आप उसे पूछिए उन्हें कैसा लग रहा है। अगर कोई लक्षण उनको अनयूजुअल लक्षण अगर दिखाई दे रहे हो, जैसे कि बहुत हेडेक आ रहा है, बुखार है, तो उन्हें तुरंत एडमिट करें, या फिर अगर उन्हें स्वस्थ लगता है तो फिर आप नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक झटके का ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एपिलेप्सी में हर एक झटका ब्रेन के ऊपर असर करता है और उससे उसकी याददाश्त, उसकी मेमोरी कमजोर होती है। इसलिए हर एक झटके को प्रिवेंट करना जरूरी है, ताकि उनका बौद्धिक जो क्षमता है उसे हम बनाए रख सके और उनको हम सीजर फ्री कर सके। सर, अगर हम एपिलेप्सी की बात करते हैं, क्या इस बीमारी को हम जानलेवा बीमारी की कैटेगरी में रखते हैं? एपिलेप्सी ये बीमारी जानलेवा बीमारी की कैटेगरी में हम इसे रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते तो लगातार झटके के कारण पेशेंट अचानक जो भी उसके मुंह में जो सिक्रेशन रहता है वो चेस्ट में जाके वो उसको एस्पिरेट कर सकता है, जिससे उसकी सांस लेने की जो क्षमता है वो रुक सकती है और सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है मरीज को। और लगातार झटकों से उनकी बौद्धिक क्षमता भी कमजोर होती है, वो मतिमंद भी हो जाते हैं। इसीलिए ये एक जानलेवा भी बीमारी है और साथ ही साथ डिसेबलिंग भी बीमारी है। इसलिए जितने अर्ली हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं उतने अर्ली हमें इसे डायग्नोज करना चाहिए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोसाइटी, समाज का सपोर्ट बहुत जरूरी है। समाज के हर एक लोगों ने इसे एक बीमारी की तरह ही देखे, एक सोशल स्टिग्मा की तरह ना देखे। उन्हें प्यार, उन्हें केयर की बहुत जरूरत होती है और जितना हम सपोर्ट करेंगे उतने जल्दी हम उसके केसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके बाद तो अपन संदेश वाला लेंगे। कोई क्वेश्चन छूटा है? नहीं सर, सारे क्वेश्चन जैसे कि आज राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी नेशनल एपिलेप्सी डे है, जो दर्शक, जो देशवासी सर अभी आपको देख रहे हैं, क्या उन्हें एक संदेश आप उन्हें नेशनल एपिलेप्सी डे पर देना चाहिए? नेशनल एपिलेप्सी डे पर मैं लोगों से सिर्फ यही करना चाहूंगा कि जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं मिर्गी से संबंधित, ऐसे लक्षण किसी भी मरीज को अगर दिखाई देते हैं तो उन्हें किसी भी डॉक्टर को, स्पेशली अगर आप ब्रेन एक्सपर्ट को दिखाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हर एक जो उसका मोमेंट है, जो टाइम है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने जल्दी आप उसको मरीज को डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसका जितने जल्दी डायग्नोसिस होगा, वो बीमारी पूरी तरह क्योर हो सकती है। और पेशेंट एक बार डॉक्टर के पास जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती है, तो ये बीमारी जब पूरी तरह से क्योर होती है तो डॉक्टर को भी अच्छा लगता है और समाज में भी इसका जो बर्डन है वो धीरे धीरे कम होता है। तो इसमें एक ही संदेश देना चाहूंगा, इसमें जादू टोना, बुआबाजी या फिर जो भी अंधश्रद्धा, इससे दूर रह के ट्रीटमेंट जरूर कराएं।